ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। और क्या बढ़िया आज यार, क्लाउडी सा मौसम है। और जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम मिस्टर सानी से सारे गाड़ी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आज वो टाइम आ गया है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद हमारा टाइम लगा है इस चीज़ के लिए। तो पाजी आ गए मेरे को पिक करने के लिए। भाजी की हाल है जी? बस ठीक है भाजी। यार साइड पोज ना लो, मेरा ढिड आ जाता है। नहीं कोई नहीं, आजकल सबका यही हाल है। चले भाजी फिर चलो जी। क्या प्लान है आज? प्लान है जो आप बोलो, जहाँ कॉफी पिलाओ। कॉफी पीनी, लंच करना है? कैसे करना है? नहीं कॉफी पियेंगे भाजी। तो चलो हम प्लान करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं कि कहाँ पे पाजी चलते हैं हमारे साथ। और पाजी का हम थोड़ा दिमाग खाएंगे आज। तो ठीक है भाजी। ज्यादा पैसे वाले क्वेश्चन मत पूछना, याद आती है तो दिल धड़कना शुरू कर देता है। नहीं चलो, जितना भी मैक्सिमम आप चाहो, मतलब फ्री माइंड होके जितना भी आप शेयर करना चाहो इन्फॉर्मेशन। भाजी मैं तो अपने व्यूअर्स को बता रहा था कि हम अपनी ये गाड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये हम कैसे जंगल से में आ गए। आपको किडनैप करने का प्लान है भाजी। खर्चा बहुत हो गया इस गाड़ी को वापस मंगाने का, तो आपसे हमने वसूलना है इसको। लेकिन ये आप वो कंफ्यूजन में मत रहना कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे पास बहुत पैसा है। मेरे पहले व्यूअर्स को बोलो कि पहले सब्सक्राइबर बढ़ाए, व्यू बढ़ाए, फिर जाके पैसा आएगा, फिर किडनैप कर लेना मेरे को। आज की डेट में कुछ नहीं है मेरे पास। ठीक है नहीं, हम क्लिक पेड दे रहे हैं। किडनैप सुभाष कालो बीइंग किडनैप। ठीक है भाजी। पर ऐसे जगह दिखाओ यहाँ पर रहने का मजा है ना। देखो राइट में घर देखो, मतलब छोटे घर हुए, इतनी बड़ी जगह मजा ही आ जाता है। वो तो है। वैसे हम जा कर रहे हैं अभी भाजी? मेरे को एक छोटा सा काम है, वहाँ पर 5 मिनट लगने हैं बस मेरे को। उसके बाद आप जहाँ बोलोगे वहाँ चल के बैठ के। ठीक है, आपकी लॉन्ग टाइम कॉफी ड्यू है मेरे साथ। चलो, दिस इज माय फर्स्ट राइड सिटिंग इन ब्रोंको। तो मतलब वैसे मैं जब आज इंडिया जाने से पहले मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब जैसे जो गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें बैठ के मैंने देखा हुआ है, लेकिन राइड मेरी पहली है ये। तो मतलब इतना फर्स्ट क्लास मज़ा आ रहा है ना, मतलब कि आई कैन एक्सप्लेन कि कितनी बढ़िया राइड है इसकी गाड़ी की। कुछ लोग बोलते हैं ना कि जैसे जीप्स की राइड बड़ी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन इतनी स्मूथ और कंफर्टेबल राइड अभी तक मेरे को लग रही है ना, तो मज़ा आ गया भाजी। भाजी बाहर वालों के एक्सप्रेशन देखने को मिल रहे हैं ना, मजा आ रहा है ना। लोग नोटिस करते हैं। नहीं वैसे भी मतलब जैसे कुछ लोग बोलते हैं जीप रैंगलर के वो देते हैं, रिव्यूज देते हैं कि उसकी राइड अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने ऑनेस्टली वो भी ट्राई नहीं की कभी उसकी राइड। लेकिन इसकी ब्रोंको की तो आई कैन एश्योर यू, मतलब इतनी कंफर्टेबल राइड है ना, वो लग ही नहीं रहा कि जीप में बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि बड़ी मतलब कंफर्टेबल एसयूवी में बैठे हैं। लो भाई, पाजी अपने काम से हो गए फ्री और अभी पाजी कहते हैं पहले चाय पिलाओ फिर इंटरव्यू दूंगा मैं। ऐसे ही कहते हैं इतना दिमाग चाटोगे मेरा, मेरे को थोड़ी एनर्जी भी चाहिए। तो ठीक है पाजी। इन्होंने पता नहीं ये डालते, मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था ना, ये भी डालते हैं इसके अंदर। कुछ तो डालते हैं, हमें इनका नशा चढ़ चुका होता है। हम पहले एक और कैफे गए थे वहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब ओवर क्राउडेड था और पार्किंग की कोई जगह नहीं थी। सो हमें फिर अपना जो स्टैंडर्ड टिम हॉर्टन्स है वो याद आ गया। लो भाजी, आपकी फरमाइश पे जो आपकी डोज थी वो तो आपको मिल गई। लो अब शुरू करें फिर? हाँ जी शुरू करिए। तो चलो, ओके विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। पाजी, हाउ वाज योर ट्रिप टू कनाडा टू इंडिया? ट्रिप वाज अमेजिंग, बट मोर देन अमेजिंग। पर मेरे को आज तक वर्ड नहीं मिला वो चीज के मैं उसको कैसे डिस्क्राइब करूं। बट इट इज लाइक ट्रिप ऑफ माय लाइफ टाइम। बहुत बढ़िया था एकदम, मजेदार। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको जैसे कनाडा से इंडिया पहुंचने में यू टुक 32 डेज। कनाडा से इंडिया 40 डेज। हाँ, जब मैं अमृतसर टच डाउन करा था। ओके। और उसके बाद आप इंडिया में कितना टाइम घूमे फिर? इंडिया में 45 डेज हो रहा था। 45 डेज। हाँ जी, ठीक है सर। तो चलो, बाकी जैसे आपने हर चीज़ बताई है कि कौन सी कंट्री आपको बढ़िया लगी, सब कुछ वो पाजी के अपने चैनल पे भी, पाजी ने लिंक भी शेयर किए हुए हैं वो वाले पॉडकास्ट पे, वो उनके चैनल पे जाके जरूर देखना। तो हम सर आज अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जब आप ने मतलब कनाडा से जब आपने सोचा कि मैं ओके आई एम रेडी टू गो, तो अब मैं गाड़ी अपनी शिप करवाऊंगा, वो प्रोसेस क्या था? मतलब इंडिया से कनाडा की बात करें? कनाडा से इंडिया। सो लाइक ये आपको किस दिन पता चला कि ओके नाउ आई एम गोइंग, ये तो डन है 100%?
ओके, मैं जो रिसर्च अपनी शुरू करी थी वो फरवरी 2021 से शुरू कर दी थी। गाड़ी के लिए जो कारनेट की ज़रूरत होती है उसके बारे में रिसर्च शुरू कर दी, वीज़ाज के लिए रिसर्च शुरू कर दी, सब चीज़ों के लिए रिसर्च मैंने शुरू कर दी थी 2021 के अंदर। वो फरवरी 2021 में रिसर्च हो चुकी थी। उसके बाद आता है कि आपको कब अपने डॉक्यूमेंट्स कब आ जाते हैं आपके पास। तो सबसे मुश्किल इसमें था ईरान का वीज़ा लेना। तो आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर ईरानियन वीज़ा। वो जैसे ही मेरे को मिला है कारनेट, मैंने कॉल कर दी थी कि मेरे को कारनेट मिल जाएगा पराग में ही, सीधे जाके विदाउट कारनेट हम यहाँ से लंदन शिप कर सकते हैं अपनी गाड़ी, एंड पराग में जाके उसको बाय हैंड भी रिसीव कर सकते हैं। सो 22 सितंबर को, 21 सितंबर रात को मेरे को मेल आ गई थी कि ईरान का वीज़ा लग गया 2023 में, एंड 27 सितंबर को आई वॉज ऑन रोड। 27 सितंबर नहीं, हाँ, तो लाइक मैं दोबारा अपना मतलब जो क्वेश्चन में भी करेक्ट करूं। सो जैसे 21 सितंबर को आपको आ गई मेल कि आपने जाना है, सो मतलब आपका डन हो गया कि आपने ट्रिप आपने करना। तो शिपिंग आपने कब स्टार्ट की? तो शिपिंग ऐसे होता है कि शिपिंग डेट जो कनाडा से लंदन की शिपिंग टाइम है, जो ड्यूरेशन है दैट इज ओनली 6 डेज। बस 2 दिन पहले गाड़ी ड्रॉप करनी है और 2 दिन वहां पर वो एक्स्ट्रा लेते हैं। सो टोटल 10 डेज होते हैं उनके पास गाड़ी रहती है। सो 27 सितंबर को मैं यहाँ से निकला और 29 सितंबर को मैंने हैलीफैक्स में गाड़ी ड्रॉप करनी थी। तो वो मतलब जैसे वो बुकिंग का प्रोसीजर था वो थोड़ा बताओगे आप? तो शिपिंग कंपनी आपको एक ढूंढनी होती है। तो शिपिंग कंपनी से मेरी काफी टाइम से बात चल रही थी, तो बस उन्होंने कुछ भी नहीं, मैंने उन्हीं को लिया, उन्हीं को बोला कि मेरी क्लियरिंग भी वही करके देंगे, सारी चीजें वो करके देंगे, बस मैंने यहाँ पर गाड़ी और चाबी देनी है, वहां पर उन्होंने मेरे को गाड़ी और चाबी दे देनी है। तो वो एक कंपनी थी IVSS UK, वो यूके की कंपनी थी। ये शिपिंग कंपनी का नाम है। तो इन्होंने सारी चीजें हैंडल करी थी, बस इनको हैलीफैक्स तक मेरे को डिलीवर करनी थी गाड़ी अपनी। ओके। तो इसका टोटल खर्चा फ्रॉम कनाडा टू लिवरपूल जहां पर मेरे को गाड़ी मिली है, दैट वाज अराउंड $3,500। तो भाई यार कॉफी थोड़ी सी गर्म है और बाहर नजारा हो रहा है, थोड़ा सा हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो गाड़ी के अंदर थोड़ा ना टाइट लग रहा है। बाहर खड़े होकर बात करते हैं ताकि गाड़ी का भी बैकड्रॉप आ सके बीच में। मतलब यहाँ पे आपको मतलब कंजेस्टेड फील हो रहा है? थोड़ा सा लाइक ऐसा लग रहा है कि यार थोड़े खुले में बात करते हैं ना बाहर चल के। लो भाजी, आपको पहले घुटन हो रही थी, मैं आपको पूरी की पूरी खुली जगह में ले आया, मतलब कि थैंक यू जैसे खुला मतलब बंदा अपना एंजॉय करे। थैंक यू भाजी, थैंक यू। ठीक है सर, स्टार्ट करें फिर? हाँ जी श्योर जी। ओके भाजी, तो हमारा जैसे जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, तो आपने बता दिया कि आपने 27 सितंबर को आप निकले थे। 29 शिपिंग कंपनी से आपकी पहले बात चल रही थी, ठीक है। तो अब ये बताओ, वो क्या नाम बताया आपने? IVSS वाज अ शिपिंग कंपनी। तो मतलब जिस दिन आपने उनको कॉल किया कि ओके आई एम डन, आई एम रेडी टू गो, तो उनका आगे प्रोसीजर क्या था? तो उन्होंने एक पूरा चार्ट भेज देते हैं कि इस दिन उनकी ये शिप हो रही है, तो आप अपना बता दो आपने कौन सी शिप में शिप करना चाहते हो। ओके। उन्होंने टाइम शेड्यूल दिया होता है। तो जैसे लेट्स से उनकी 1 को सेल होनी है, बोट जो है शिप है, तो वो 2 दिन पहले आपकी गाड़ी वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए। तो 29 को आप पहुँच ही जानी चाहिए, हैलीफैक्स पहुँच जानी चाहिए। तो आपने हैलीफैक्स से क्यों शिप करवाई, मॉन्ट्रियल से क्यों नहीं करवाई? ओके, 2 तरीके की शिपिंग होती है। एक होती है रोरो, जिसको कहते हैं रोल ऑन रोल ऑफ, जिसमें मैंने गाड़ी शिप कराई थी। एक होती है कंटेनर शिपिंग। कंटेनर शिपिंग यूज़ होती है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, और वो थोड़ी सी महंगी होती है। रोरो जो होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस में चली जाती है और उसमें खर्चा कम आता है। तो हैलीफैक्स से इसलिए कराई क्योंकि लिवरपूल के लिए मेरे को जो रास्ता, जो मेरे को डेस्टिनेशन चाहिए थी, वो हैलीफैक्स से मेरे को मिल रही थी, मॉन्ट्रियल से नहीं। मतलब मॉन्ट्रियल से ये करते ही नहीं है, या उस दिन वाला उतने छोटे टाइम फ्रेम में अवेलेबल नहीं था? ठीक है। तो फिर यहाँ से आप ड्राइव करके गए आप हैलीफैक्स, ठीक है। वहाँ पे पोर्ट पे पहुँचे, तो मेरे को ये बताओ कि जो कैनेडियन कस्टम्स मतलब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जब आप गाड़ी आउट ऑफ कंट्री शिप करते हो, तो उसमें क्या प्रोसीजर्स होते हैं? कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। आपको बिल ऑफ लेडिंग जो शिपिंग कंपनी है उसके थ्रू मिल जाता है। वो आपको पोर्ट का एक एंट्री फॉर्म दे देते हैं, आपने पोर्ट लेके जाना है, उनके गेट हाउस को बिल ऑफ लेडिंग दिखाना है, एंट्री फॉर्म दिखाना है, वो आपको डायरेक्ट कर देते हैं कि आपने वो बिल्डिंग में जाना है।
उस बिल्डिंग के अंदर जाओ, आप उनको वो वाले डॉक्यूमेंट्स दे दो, जैसे ही आप उनको डॉक्यूमेंट्स देंगे उनके पास सब कुछ उनके कंप्यूटर में खुल जाता है। एक दो चीज़ों पे साइन सुइन लेते हैं वो आपसे, आपके सामने कुछ स्टिकर्स ले आके आपकी गाड़ी के ऊपर लगा देते हैं, अंदर लगा देते हैं शीशे के, ये कहाँ डेस्टिनेशन, ताकि वो स्कैन हो सके। ये शिपिंग कंपनी वाले, ये शिपिंग कंपनी वाले कर रहे हैं। नहीं मतलब आपका कहीं पे भी कैनेडियन कस्टम्स के साथ कोई पाला पड़ता है? जाने के टाइम पे नहीं पड़ता, आने के टाइम पे पड़ता है। ओके, सो जाने के टाइम नो, मतलब कोई जाने के टाइम कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सीधा उनको अकाउंट में पैसे डाले हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, गाड़ी वहाँ जाके खड़ी करी है, चाबी दी है, उन्होंने स्टिकर मेरे सामने लगाए हैं और बोला है सत श्री अकाल, कर जाओ ऐश करो, 10 दिन बाद ये आपको गाड़ी लिवरपूल में मिलेगी। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ व्यूअर्स को लग रहा होगा कि रो क्या है, रोल एंड रोल ऑफ वो क्या है? रोल एंड रोल ऑफ ऐसे होता है कि शिप के ऊपर ये लोग डॉक पे गाड़ी खड़ा, मतलब एक पोर्ट के पास गाड़ी खड़ी करवा देते हैं, वहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो खुद चला के इसको शिप के ऊपर लेके जाते हैं। ओके, तो वो कंटेनर में नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही, वो बस ओपन शिप के ऊपर अंदर जहाँ उनके पास स्पेस होती है वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं। ओके, तो मतलब उनके डेक पे खड़ी रहती है, मतलब? हाँ, डेक पे खड़ी रहती है, उसको रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। तो इसमें व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस कि अगर आप कंटेनर चूज करते हैं या आपने रो चूज किया? कंटेनर चूज करने में आपको ढूंढना पड़ता है कि गाड़ी 20 फीट कंटेनर में जा सकती है या 40 फीट में जाती है। खैर ये गाड़ियाँ 20 फीट में भी आ सकती हैं, बट फिर कंटेनर के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अगर यही चीज़ मैं कंटेनर में शिफ्ट कर रहा होता तो आई गेस $4,000 से $5,000 लग जाने थे, और उसमें टाइम ज़्यादा लगता। और ये जैसे इस चीज़ में हम जितने भी डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ये कनेडियन डॉलर्स हैं या कनेडियन डॉलर्स? कनेडियन डॉलर्स। ओके, तो रोरो में आपको लगे 3,500, तो मतलब कंटेनर आपको $1,500 महंगा मिल रहा था, और टाइम भी ज़्यादा ले रहा था। टाइम भी ज़्यादा ले रहा था। और उसमें जो जैसे कंटेनर में और रोरो में, अपार्ट फ्रॉम द प्राइस, अपार्ट फ्रॉम की किस तरह से गाड़ी जाती है, उसके अलावा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो? दोनों में फ़र्क इस तरह ये है कि वो कहते हैं कि क्योंकि रोरो में उन्हीं का बंदा गाड़ी चला के डॉक पे लेके जाता है, तो इसलिए यू कैन नॉट कीप एनीथिंग एक्स्ट्रा इन द कार। एनीथिंग एक्स्ट्रा से मतलब कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब मैं सोचो कि अपना सूटकेस ही डाल दूं, हाँ, कि भाई मैं जब फ्लाई करके जो मैं सूटकेस ना उठाऊं, वो अलाउड नहीं है। कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि वो चोरी होने का खतरा है। ओके, और वो हिलने का खतरा है, हिल के अंदर से चीज़ टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। कंटेनर में आप चीज़ें ऐड करा सकते हो, आपको कस्टम ड्यूटी ज़रूर पे करनी पड़ सकती है उसके लिए, या कस्टम ड्यूटी ना भी हो पर उसके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट है, बट वो चीज़ें आप उसके अंदर कंटेनर के अंदर ऐड करवा सकते हो। और रोरो और कंटेनर शिपिंग में दोनों में एक चीज़ होती है, रोरो में आई गेस वो ज़्यादा ध्यान से देखी जाती है, क्योंकि कंटेनर की अपनी एक डायमेंशन है, उसके अंदर गाड़ी फिट होनी चाहिए, जितनी मर्जी बड़ी छोटी हो फिट होनी चाहिए। रोरो में पर डायमेंशन के हिसाब से, पर CBM कहते हैं, क्यूबिक मीटर कुछ कहते हैं वो लोग, उसके हिसाब से चार्जेस लगते हैं। तो वो एंड टू एंड आपकी गाड़ी कितने टायर्स बाहर हैं, क्या शीशे खुले में आपकी डायमेंशन कितनी है। सो एक्चुअली में वो जो साइड मिरर्स होते हैं, साइड मिरर खुले से, साइड मिरर राइट वाले साइड मिरर खुले से लेफ्ट साइड मिरर खुले तक की डायमेंशन जो होती है। और अगर जैसे हमारी ब्रोंको है जिसमें पीछे टायर उसके ऊपर फिट है, तो वो पूरे टायर तक डायमेंशन चूज होती है, तो उसका CBM बना के उसका एक प्राइस हमें दिया जाता है। जो भी इन्होंने मतलब इसको नापना है, जो भी करना है, वो खुद करते हैं या आपसे मंगवाते हैं? हमसे मंगवाते हैं, पर वो खुद भी करते हैं, खुद हमने कोई गलत चीज़। सो मतलब इसमें मैं ये गेस कर सकता हूँ कि मतलब जिस टाइम पे आपने डायमेंशंस भेज दिए शिपिंग कंपनी को, उस टाइम के बाद आप अपनी गाड़ी में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा सकते। ठीक है, आउटर मॉडिफिकेशन कुछ नहीं करा, मतलब जो भी इसके डायमेंशंस को थोड़ा चेंज कर सकती हो। ठीक है, ओके। सो रोरो से आपने शिप करवाई गाड़ी, उसके बाद इन्होंने डायमेंशंस ली आपसे, गाड़ी उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट कर ली, उसके बाद आप फ्लाइट लेके मैं फ्लाइट लेके वापस घर आ गया था, क्योंकि 10 दिन बाद गाड़ी मिलनी थी। ओके, सो आई केम बैक टू ब्रैम्पटन, और 9th डे को मैंने फिर फ्लाई करा था लिवरपूल के लिए। हम फ्लाई की बात कर रहे हैं और जहाज देखने शुरू हो गए हैं। सो 9th डे को मैं ब्रैम्पटन से फ्लाई करके लंदन गया था। लंदन से मैंने वहाँ की नॉर्मल कार रेंटल ली थी, और वो गियर्स वाली थी, मैनुअल, वो राइट हैंड ड्राइव भी थी, तो वो चला के 4 साढ़े 4 घंटे का रास्ता है लिवरपूल तक का, वो मैं ड्राइव करके लिवरपूल तक गया।
ओके और वहाँ मतलब जैसे लिवरपूल में आप पहुँचे तो जो शिपिंग कंपनी ने टाइम प्रॉमिस किया था वाज दैट एक्यूरेट? या एक्यूरेट, बस थोड़ा सा वो होता है कि आपको ढूंढने में अंदर, क्योंकि इतना बड़ा यार्ड है, आपको ढूंढने में कई बार थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती है, छोटी मोटी हुई थी, पर टाइम वाज एक्यूरेट। जितने बजे उन्होंने बोला था इतने बजे डॉक खुल जाएगा, आप इतने बजे आ जाइए, तो मैं 8 बजे 9 बजे वहाँ पहुँच गया था। उन्होंने मेरे को अंदर थोड़ा सा वॉक करके गया, उन्होंने फिर आगे तक की मेरे को लिफ्ट दी, उस जहाँ पे वो ऑफिस बना हुआ था, ऑफिस में दिए उनको डॉक्यूमेंट्स। ये गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। ये शिपिंग कंपनी ने किया या ये सब शिपिंग कंपनी का? ओके, अब वहाँ पे जैसे आपकी गाड़ी पहुँच गई, एक नई कंट्री में गाड़ी पहुँची है, वहाँ पे जाके कस्टम से फिर से आपका कुछ लिंक हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि शिपिंग कंपनी ने कस्टम क्लियरेंस करा के दी है और कस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम कारनेट के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हैं। सो इसमें कस्टम का कोई रोल नहीं आता। ओके, अब ये नई चीज़ एक अंदर आई है कि अब ये समझाओगे कि व्हाट इज़ कारने? जैसे आपने बोला कि कारने पे आप गाड़ी गई है, तो व्हाट इज़ कारने एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम शिपिंग, मतलब एक रेगुलर गाड़ी शिप करना और कारने पे गाड़ी शिप करना? ओके, सो जैसे हम लोगों का पासपोर्ट होता है वैसे गाड़ियों का भी पासपोर्ट होता है, उसको कहते हैं कारनेट। एक्चुअल नाम है कारने द पसाज। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में घुमाने के लिए गाड़ी लेके जाना चाहते हैं तो आपका कारनेट अप्लाई करना पड़ता है, और उसके बेस पे आप कारनेट पे एक आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है कि आप 1 साल या 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर गाड़ी वापस लेके आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो इसलिए जब हम वो दिए होते हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं होती। खैर, कनाडा और यूके एंड यूरोप के बीच में ट्रीटी है। अगर हमें कनाडा से यूरोप तक अपनी गाड़ी, यूरोप के लास्ट शहर तक अपनी गाड़ी अगर लेके जानी है घूमने के लिए, हमें कारनेट की ज़रूरत नहीं है। ओके। और उसमें हमें कस्टम ड्यूटी पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट शिपिंग वाले आपसे कारनेट ज़रूर मांगते हैं कि अगर आप शिप कर रहे हो तो हमें कारनेट दिखा दो, नहीं तो शिपिंग वाले कस्टम वालों को बोल देंगे ये गाड़ी बिना कारनेट के जा रही है, तो डील योरसेल्फ। तो फिर आपको कस्टम क्लियरेंस वालों से अपने आप प्रूफ्स देने पड़ेंगे कि भाई मैं घूमने के लिए आया हूँ, वापस आ जाऊँगा, तो फिर आपको कारनेट की ज़रूरत, मतलब वो आपकी ये चीज़ स्किप करवा देती है। ओके, तो चलो ये हम आपसे बाद में पूछेंगे कि कारनेट लिया कैसे जाता है, ठीक है। और तो अभी तक की स्टोरी के अकॉर्डिंग सो पाजी की गाड़ी कनाडा से इंग्लैंड पहुंच गई है, ना पाजी को कनाडा कस्टम्स का सामना करना पड़ा और ना ही ब्रिटिश कस्टम्स का सामना करना पड़ा। सब चीज़ शिपिंग कंपनी ने हैंडल कर ली अपने आप से। तो अब पाजी उसके बाद क्या हुआ फिर? बस उसके बाद गाड़ी मिली और हम अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट। ठीक है। तो उसके बाद आई बिलीव कि अगर मैं आपको मोटा मोटा पूछूं, ईरान पहुंचने से पहले आपने कितनी कंट्रीज से ट्रैवल किया? अब तो मेरे को याद नहीं, पर मेरी गाड़ी के ऊपर बहुत इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। इंडिया तक मैं 19 कंट्रीज थी। इंडिया से पहले 18th कंट्री पाकिस्तान, उससे पहले 17 कंट्री वॉज ईरान। तो 16 कंट्री हैं उससे पहले टर्की भी जोड़ लो, और बाकी यूरोप एंड लंदन मिला के बाकी 15 कंट्रीज थी। ओके, तो जो आपने कंट्रीज काउंट करनी स्टार्ट की वो इंग्लैंड से स्टार्ट की? हाँ, बेसिकली इंग्लैंड से स्टार्ट की। ओके, सो मतलब जब पहले तो ये बताओ कि जिस दिन इंग्लैंड जाके गाड़ी मिली, वो फीलिंग क्या थी? वो फीलिंग तो अमेजिंग बाजी, मैं जफी वाली गाड़ी मतलब कि यार अब देयर इज नो लुकिंग बैक। जब तक हैलीफैक्स में तक गाड़ी थी मेरे पास, तब तक दिल कर रहा था चल यार वापस चलते हैं, छोड़ पर अब लंदन में गाड़ी रिसीव हो चुकी है, अब तो आगे देखना है, अब आगे पीछे तो देख ही नहीं सकते। उसके बाद मजे ही मजे। ठीक है। तो कोई ऐसी, जैसे इंग्लैंड से आपने स्टार्ट किया, लंदन घूमे आप, बर्मिंघम घूमे, हर ऐसी बड़ी सिटी में घूमे, फिर आप आई थिंक आप उसके बाद फेरी लेके, मैं ट्रेन से नहीं गया था, मैं फेरी लेके फ्रांस तक, फेरी लेके आप फ्रांस गए। तो फ्रांस का आपने बताया कि आपने मैंने तो पाजी को बड़ा डाई हार्ड फैन की तरह फॉलो किया है। तो पॉडकास्ट वगैरह में पापा जी ने ये चीज़ बताई थी कि पेरिस को जैसे हम बड़ी कोई ऐसी डेस्टिनेशन समझते हैं रोमांटिक, तो पाजी वो हमारे व्यूअर्स को बताओगे कि आपका क्या एक्सपीरियंस था? यार ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मैं आप लोगों को इस तरीके से बता सकता हूँ कि जैसे आप ईरान का नाम सुनते हैं, और हम लोग बीइंग एन इंडियन, हम पाकिस्तान के बारे में भी हमें जो चीज़ बताई जाती है वहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा था। वहाँ पर इतना प्यार, सब चीज़ें, और जैसे हमें पेरिस दिखाया जाता है 3rd क्लास मेरे हिसाब से। वीड की स्मेल, यूरिन की स्मेल, दारू की बोतलें जगह जगह पे गिरी हुई हैं। आईफिल टावर बहुत अच्छा दिख रहा है, पर आईफिल टावर के आसपास कभी देखोगे ना
आपका कभी दिल नहीं करेगा आईफिल टावर जाने। तो ये जैसे आपने मतलब जितनी भी चीज़ें बताई कि इतनी स्मेल वाला एरिया था या गंदगी फैली हुई है, ये कोई पर्टिकुलर एरिया था या पूरा का पूरा मैं पेरिस या डाउनटाउन कह सकता हूँ या भाई मोस्टली डाउनटाउन की बात कर लेते हैं, बट मैं आईफिल टावर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर पार्क हुआ था एक रात पहले। मेरे को वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी कि भाई स्मेली एरिया, कंजस्टेड एरिया, दारू की बोतल सुबह 4, 5, 6 बजे भी लोग। भाजी सुबह 4 बजे मैं अपनी पार्किंग से निकल के मेरे को था सुबह मैं आईफिल टावर पहुंचूं, वहाँ पर कोई दुकान नहीं खुली, पर स्मोक और वीड की दुकान अभी भी खुली थी सुबह 4 बजे। तो ये तो मतलब जब मैंने भाजी से पहली बार सुना था ना कि मतलब ये पेरिस की ये हाल है, तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि वही है मूवीज़ में दिखाया जाता है। और अब ये नहीं पता कि ये शुरू से ही पेरिस ऐसा था कि अभी हो गया है, लेकिन रिसेंटली इसमें मैं ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अभी जैसे पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, अभी भी पेरिस का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। और इन चीज़ों को लेके हो रहा है कि एक तो वहाँ पे प्लेयर्स को लेके कोई अरेंजमेंट नहीं है, थोड़ी बहुत चल रही हैं वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें। तो चलो हम उस चीज़ में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेट्स गेट बैक टू अपने ब्रोंको वाले भाजी। तो ओके भाजी ना, एयरप्लेन ने हमें ना बात नहीं करने देनी। एयरप्लेन ने बात नहीं, एयरप्लेन एक इशारा है। फिर से चले ये अब आपके लिए आपको जाने को कह रहे हैं, इनको पता है बस मेरी बस हो चुकी है। तो ओके भाजी, सो पेरिस हो गया, उसके मतलब फ्रांस कंट्री होगी, फिर जर्मनी भी गया भाजी, फिर काफ़ी यूरोप कंट्रीज गया। इटली नहीं गया था, इटली में उस टाइम पे राइड्स चल रहे थे। एंड उसके बाद प्राग, स्विट्जरलैंड, ये सब जगह, बुल्गारिया, या काफ़ी जगहों पे जा। ओके, सो प्राग इज इन चेक रिपब्लिक, राइट? प्राग से मेरे को बात याद आई अभी दोबारा, कारने वाली। सो कारने आपने कारनेट मेरे को प्राग से मिला था, प्राग की एक कंपनी है, वहाँ से मेरे को कारनेट मैंने लिया था। तो और मैंने उनसे जाके बाय हैंड ही लिया था, बट पेमेंट मैंने यहीं से कनाडा से करी हुई थी पहले से। इन्फॉर्मेशन सारी उनको, उनका एक फॉर्म आता है वो भर के दे दी थी। उनको बोला था कि इस दिन मैं प्राग पहुँचूँगा और आके आपसे बाय हैंड लूँगा और आपको 2 दिन पहले फिर रिमाइंड कर दूंगा मैं इस दिन इस टाइम पे आपके पास पहुँच रहा हूँ। सो उन्होंने सब कुछ रेडी रखा हुआ था। वहाँ पर बाजी मेरे साथ एक बड़ा हंसी वाला इंसिडेंट हुआ, क्योंकि कंजस्टेड बहुत है। अब मेरे को बिल्डिंग नज़र आ गई कि इस बिल्डिंग में जाना है, पर आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है। Okay. तो मेरी गाड़ी थोड़ी सी दूर इधर उधर जगह ढूंढ के मैंने गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद मैं भाजी वॉकिंग वाला जीपीएस लगा के उस बिल्डिंग तक तो पहुंच गया। इतनी खुशी थी कि कारनेट देखा, मजा आ गया। अब घूमेंगे, अब इंडिया पहुंचेंगे। बिल्डिंग से नीचे उतरा, गाड़ी कहाँ पार्क करी थी ये भूल गया। तो तकरीबन 1.5 घंटा वॉक करने के बाद मेरे को मेरी गाड़ी मिली, जो कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक थी। तो चलो ये भी मतलब ये हम इससे ये सीखने को मिल सकता है कि ऐसी जगह पे जब भी अगर आप भी ऐसा कोई ट्रिप प्लान करें जो अनजान जगह हो आपके लिए, तो एटलीस्ट एक पिन पॉइंट मार्क कर दें कि गाड़ी मेरी यहाँ पे है। एग्जैक्टली। ओके, सो जैसे कार ने आपको जाके मिला प्राग में। हाँ जी। उसके पहले जब आपने इंग्लैंड से फ्रांस से जर्मनी या जितनी भी कंट्रीज क्रॉस की, उन्होंने नहीं आपसे पूछा कि कार ने दो? नहीं, जहाँ पर इंग्लैंड में तो चलो मैं बाय एयर एंटर कर गया था। तो इंग्लैंड से जब फ्रांस जाते हैं तो वो आपका सिर्फ पासपोर्ट चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते हैं। ओके। और उसके बाद बीच में तो कंट्रीज ऐसे चेंज होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि कंट्री चेंज। और उसका रीजन ये है कि जैसे आपने बताया कि कनाडा, यूएस एंड यूरोप की जो ट्रीटी है, तो उसकी वजह से वहाँ पे कार में चेक नहीं होता। ठीक है, तो प्राग से आपने कार ने पिक कर लिया। जी। ओके, सो वहाँ से उसके बाद आप स्विट्जरलैंड और बल्गेरिया आई थिंक। अब हाँ, नीचे भी आया, हम काफ़ी जगह पे घूमे फिरे वहाँ से। उसके बाद टर्की एंटर करे, जो डिफरेंट एक और कंट्री है, यूरोप से बाहर निकल के टर्की। ठीक है। और इस बीच में वाली जो चीज़ें हैं, आप बोल रहे होगे कि ये सीधा ही टर्की ले गया इंग्लैंड से पाजी को। तो वो मैं इसलिए नहीं कवर करना चाहता कि वो पाजी के चैनल पे आप जाके पाजी के एपिसोड देखो, उसको फील करो। ऐसे मैं बोलूँगा या पाजी बोलेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा कि कैसे ट्रिप रहा पाजी का। वो एक्चुअल में जाके पाजी के एपिसोड्स देखो और फील करो कि हाउ वाज द ट्रिप, कि एक्चुअल में पाजी का ट्रिप कैसे था जी। तो चलो सर, अब हम आगे टर्की में। तो टर्की से भी नॉर्मल प्रोसेस यहाँ से अब थोड़े से डिफरेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश कल्चर ख़त्म हो जाता है, डिफरेंट कल्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारा कारनेट देखा गया। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो टर्की भी कारनेट नहीं पूछता आपसे, बट इन्होंने मेरे से पूछा था। तो ऑन अराइवल वीज़ा था इसका, ऑन अराइवल वीज़ा लिया हमने टर्की का। कारनेट देखा एंड $50 इनकी फ़ीस थी कोई, वो हमने पे करी।
एंड उसका टर्की एंटर, पर यहाँ पर 1.5-2 घंटे लग जाते हैं आपको, क्योंकि हौश पौश है थोड़ा सा ना, बहुत बड़ा बाय रोड एंट्रेंस है। बट जैसे ही एंटर करे, मतलब मैं एंटर कर गया ना अपना, और 1 किलोमीटर के बाद रोड साइड ढाबे शुरू तो जितने दिन मैंने, हाँ बिल्कुल इंडिया, खुशबू भी वही आनी शुरू, ढाबे टाइप्स, पर्टिकुलरली ढाबे जो होते हैं ना थोड़े हाई फाई, पर ढाबे खुले हुए हैं। पेट भर के जो पहला अपना इंडियन स्टाइल जैसे चावल वगैरह जो चीज़ें खाई मैंने, वो मैंने टर्की में जाके। उससे पहले तो मतलब ये सबवे हो गया, ये सैंडविचेस एंड ये चीज़। ठीक है, तो जैसे आपने बताया कि टर्की में जाके एक्चुअल में वहाँ पे जाके इंग्लिश खत्म हो गई, तो आफ्टर इंग्लैंड तो चलो है ही इंग्लिश कंट्री, ये फ्रांस, जर्मनी, इन सब में आपको कोई लैंग्वेज बैरियर आया या इंग्लिश बोलते हैं सब? बहुत इंग्लिश भी बोलते हैं, नहीं भी बोलते, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझने की कोशिश करते हैं। वेरी नाइस पीपल ऑल ओवर। ओके, ठीक है। तो इस मतलब पूरे उसमें टर्की में भी मतलब जो आपका इमिग्रेशन हुआ बहुत वेरी स्मूथ? हाँ जी, ठीक है। तो टर्की में आप कहाँ? टर्की में टोटल मैं 6 दिन रुका था। 6th डे मैंने एंट्री ली थी। इस्तांबुल गए थे आप? हाँ जी, अंकारा से एंटर होते हैं आप, अंकारा पहुँचते हैं, इस्तांबुल होते हैं, 1-2 छोटे मोटे शहर और हैं। तो वहाँ से अंकारा से मेरा वो मिला था ईरान का वीज़ा वहाँ पर, क्योंकि एम्बेसी वहीं पे है। ओके। रास्ते में कहीं पे एम्बेसी नहीं है, तो वहाँ से वीज़ा स्टैंप हुआ था, मेरे को मिला था। अंकारा के बाद एक छोटा सा शहर लास्ट में आता है एर्जुरुम, ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब पूरी विलेज लाइफ जैसे अभी भी मैं देख रहा था, बकरियां चरा रहे हैं, गायें चरा रहे हैं। ये टर्की में? ये टर्की का लास्ट शहर था एर्जुरुम। ठीक है। वहाँ पर एक दिन मैं रहा, घूमा फिरा। उसके नेक्स्ट डे मैं सुबह ईरान एंटर हुआ। तो इस्तांबुल का क्या एक्सपीरियंस था आपका? इस्तांबुल बहुत क्राउडेड एरिया है भाजी, मतलब जो वहाँ के लोग हैं वो इतने, कुछ लोग की बात करूँ, दुकानदार जो है स्पेशली ना, वो इतने वेलकमिंग नहीं है, थोड़े से रुखे लोग हैं जैसे ना, मतलब रूड टाइप कह लो। अब वो उनका नेचर है ऐसा ही, आई डोंट नो, बट वो डिपेंड करता है लाइक यू नो स्किन कलर तो वो चीज़ें आ जाती है। ये सिर्फ इस्तांबुल में या टर्की में? ये इस्तांबुल में मैंने ज़्यादा देखा। इस्तांबुल में? जी, ठीक है। तो उसके बाद आ गया मेन आपका इराक बॉर्डर। इराक नहीं, ईरान, सॉरी, हाँ माय बैड, ईरान बॉर्डर। हाँ, तो ईरान वो ये सब थोड़ा सा अब बॉर्डर जो था ये थोड़ा सा टफ हो गया। टर्की से ईरान बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ट्रकिंग का काम बहुत चलता है वहाँ पे, ट्रकों की लाइनें लगी हुई थी, कुछ कहने की हद नहीं। टर्की से ईरान तो वहाँ पर थोड़ी सी मतलब आपको लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, कुछ हो जाता है, बट वहाँ के जो ट्रक ड्राइवर्स थे कुछ, दे वर हेल्पिंग अ लॉट, तो उन्होंने रास्ते बना के मेरी गाड़ी निकलने दी, बट फिर एटलीस्ट वहाँ से हम ईरान एंटर हो गए। सो वो जो ईरान, उन्होंने ट्रक वालों ने काफ़ी हेल्प करी, रास्ते बना के मेरी गाड़ी को आगे कर दिया। अब जब ईरान हम एग्जिट होते हैं टर्की से ईरान की बॉर्डर में, अभी ईरान एंटर नहीं हुए हैं, पर वो ईरान का बॉर्डर है, वहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है डर एक्चुअली दिखाया जाता है, जो उस हिसाब से है। अब वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आना था, बहुत चीज़ें होनी थी, बट टू माई सरप्राइज एक बंदा आया, वो अच्छे से इंग्लिश में बात कर रहा था और बहुत नाइसली, इतना नाइसली कि कुछ कहने की हद नहीं है। वो उनका मतलब ऑफिसर था? नहीं, वो एजेंट जो होते हैं एक तरीके के, ठीक है ना। तो उसको बस फीस से मतलब था, बट उसने सारी मेरी लैंग्वेज ट्रांसलेशन वगैरह करी। मेरे को था कि मेरी गाड़ी में चेकिंग बहुत रही थी, आया और सिर्फ मेरे पूछा कि डू यू हैव अल्कोहल? आई सेड नो। ओके, यू आर गुड टू गो। उन्होंने गाड़ी का दरवाजा तक भी नहीं खोल के देखा कि अंदर सामान क्या पड़ा। ये इमिग्रेशन वाले ने आपसे? ये इमिग्रेशन वालों ने, दैट्स इट। इमिग्रेशन के अंदर जाते हैं, वहाँ ट्रांसलेशन हुई, डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, प्रूफ ऑफ फंड्स देखा कि आप अपने आप को सर्वाइव कैसे करेंगे। तो और 1-2 चीज़ें चाहिए होती हैं जो आपको, हमें एजेंट जो हमें करना पड़ता है ईरान के लिए, वो सब वहाँ से आई हुई थी। और मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर मैं इमिग्रेशन ऑफिस से बाहर था, गाड़ी लेके आई वाज ऑन द रोड। ओके। और तो उस एजेंट ने जो ट्रांसलेशन करी थी, सारी चीज़ें करवाई थी, फास्ट अब प्रोसेस करा दिया था। ही चार्ज में 50 यूरोस। 50 यूरोस, या। और वैसे ईरान की लोकल करेंसी क्या है? सर उनकी बहुत डिग्रेड हो चुकी है, तो एक्चुअल जो उनके नोट्स के ऊपर लिखा होता है रियाल्स। तो रियाल्स में जितना बड़ा नोट है, वो कहते हैं कि लेट्स से 10,000 है,
तो एक जीरो आप सोचो है ही नहीं उसके अंदर, तो वो 1000 तुमन्स बन जाते हैं। तुमन्स, तो उसका नाम तुमन्स दे दिया गया उसको। बट अब रिसेंटली कहते हैं इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि अब वो जीरो भी हटा दो तो वो इलीगल तुमन आ गया। मतलब 10,000 का नोट को वो 10 रुपए मान रहे हैं, इतनी डिग्रेड जो उनका रियाल्स वाले ही जो 10,000, हाँ 100 रुपए मान रहे हैं उसको। तो मतलब 10,000 का 1,000 तो नॉर्मली बड़े टाइम से चल रहा था, अब वो 10,000 को 100 मानते हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ का नोट मानते हैं वो, 2 जीरो हटा दो कहते हैं। So, ये जो जैसे आपने बताया कि 1.5 घंटे में आपका सब कुछ डन हो गया, इज इट द नॉर्मल प्रोसेस? इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ रेगुलर ट्रिप, ये रोज़ लोग आ जा नहीं रहे हैं वहाँ पर ना, तो इसलिए इंफॉर्मेशन की वो हो जाती है थोड़ी सी। ईरान के बॉर्डर पे बाकी के बॉर्डर से कुछ उनकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ ऐसी हैं जो मतलब कि जो डिफरेंट है बाकी के जो जितनी भी आपने बॉर्डर क्रॉसिंग यूरोप में की, टर्की की, उनका कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे कुछ मतलब डिफरेंट उनकी कोई रेगुलेशंस हो, या ये आपको पूरा करना पड़ेगा? सर यूरोप में तो बॉर्डर आप कब क्रॉस कर देते तो पता ही नहीं चलता। हाँ। 1 या 2 बॉर्डर होते हैं जो जैसे साइबेरिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, यहीं पे चेकिंग हो रही है, अदरवाइज तो पता ही नहीं चल रहा मैं बॉर्डर कब क्रॉस कर रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। तो बट हाँ, टर्की में पता चला कि बॉर्डर क्रॉस करा, घंटा 1.5 वहाँ भी लगा था, सिमिलरली ईरान में भी लगा घंटा 1.5, तो वहाँ पर एक्चुअल अब आपके चेंजेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद आप ईरान एंटर कर गए? हाँ जी, ईरान में 9 डेज़ के लिए रहा था। 9 डेज़। मेरा ट्रिप एक्चुअली 12 डेज़ का था, बट मैंने थोड़ा सा जल्दी अपने आप को कवर अप करा ताकि मैं पाकिस्तान में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड करूँ। इसके अलावा ईरान में एक चीज़ और होती है कि US, कनेडियन एंड UK सिटीजन्स को ना अपना अलाउड नहीं है नॉर्मली ऐसे घूमना टूरिस्ट, तो आपको यू हैव टू कंट्री के एक गाइड मिलता है आपको, जो कंट्री से ऑथराइज्ड वहाँ के टूर्स एंड ट्रैवल वाले तो वो आपको हायर करना पड़ता है, वो गाइड हमेशा आपके साथ रहेगा। सो ईरान में 9 डेज़ के लिए एक गाइड मेरे साथ हमेशा था, मेरी गाड़ी में रहता था, मेरे साथ होटल में होता था, नॉट इन द सेम रूम, डिफरेंट रूम, बट वो हर जगह पे मेरे साथ रहता था। तो मतलब वो अपने जब आप बॉर्डर पे पहुंचे वहाँ पे जाके बुक करना? हाँ जी, नहीं वो पहले ही करना पड़ता है, तभी आपको वीज़ा मिलता है। अच्छा, ओके। सो वीज़ा लेने से भी पहले? वीज़ा लेने से पहले उनको दिखाना पड़ता है हमने इसको हायर करा है, और वो बंदा हमारे डॉक्यूमेंट्स आगे वीज़े के लिए हमेशा सेंड करता है, और उसके पास अप्रूवल आते हैं हमारे। ओके ओके जी, ठीक है सर। तो चलो फिर ऐसे तो आप आगे ईरान हो गया। ईरान के बाद अब हम पाकिस्तान में आ गए। ठीक है, पाकिस्तान में ऑब्वियसली मतलब अब मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि पाजी की सीरीज़ देखना, इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। पाकिस्तान वाज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि पाकिस्तान के पहले 3-4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें आपको पता ही नहीं होता आप कहाँ जा रहे हो, कितना चलाने लगे हो, कहाँ खाओगे, कहाँ रुकोगे। वो आप अगर देखोगे सीरीज़, क्योंकि वो बलूचिस्तान हमने क्रॉस करना होता है, उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैं जेल में भी रहा 2 रातों के लिए। तो बड़ी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी नहीं है, पर अच्छी हैं, आपको सीख मिलेगी, वो जरूर देखना आपको। जेल में आपने कुछ गुनाह कर दिया था कि? सो जेल में इसलिए रखा जाता है हमें, दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू स्टे। वो एरिया इतना खतरनाक है तो कहने को क्लिक बेट जेल में रहा। तो चलो मेरे मुंह पे इतना बड़ा रिएक्शन इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने देखी हुई है पाजी की सारी सीरीज। तो ठीक है सर, फिर वहाँ से आप वाघा बॉर्डर? हाँ, उसके बाद मैं पाकिस्तान में जो घूमा मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ पे खाने के लिए रुकता था, मेरे से किसी ने पैसे नहीं लिए, खुशी से मैंने जो दे दिया वो बात अलग है, पर वो कहते सरदार जी आप हमारे मेहमान हो। ये बहुत इतना अच्छा मिला मेरे को, वेलकम गुरुद्वारा में सब जगह पे। एंड फिर उसके बाद 9 नवंबर को मैं इंडिया। चलो इंडिया में पहुंचने से पहले एक की सर छोटी सी, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं हम करेंगे, छोटे से अगर मैं आपको एक लाइन में, जैसे हमें छोटे होते क्वेश्चन नहीं आते थे कि वन वर्ड आंसर या एक्सप्लेन इन 1 लाइन, कि हाउ वाज पाकिस्तान? सर ब्यूटीफुल। 1 वर्ड में आंसर नहीं दे पाऊंगा, आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे इंडिया है 2 या 3 तरीके में बंटा हुआ है। 1 इज़ ओल्ड दिल्ली, 1 इज़ मीडियम न्यू दिल्ली जिसको कहते हैं, और 1 इज़ जो अब गुड़गांव आ गया, ये चीज़ें जो नवी बनने, पैसे वाला दिल्ली। सिमिलरली पाकिस्तान ऐसा है, ओल्ड लाहौर, न्यू पाकिस्तान, जैसे न्यू लाहौर साइड जैसे उसको क्या कहते हैं, लाहौर हो गया,
एंड फिर गुलबर्ग हो गया एरिया जो, ठीक है ना, वो मीडियम में आ जाता है। फिर उसके बाद एक और DFA आ जाता है, वो डिफेंस का एरिया है। बट वहाँ पर घर आलीशान महल बने हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल है। ओल्ड से ओल्ड कल्चर देखने को मिल जाता है, नवे से नवा कल्चर देखने को मिल जाता है, पर मज़ा बहुत आता है। ओके, आउट ऑफ ऑल सिटीज़ जितनी आप पाकिस्तान में घूमी आपने, एक कोई आपकी बेस्ट जो आपके पूरे दिल के करीब आ गई हो? मैं सबसे ज़्यादा सर लाहौर में ही रहा हूँ वहाँ पर, और लाहौर जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। मैंने बहुत बार सुना मैंने ये सब। तो चलो सर, अब आप चले गए इंडिया में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। पाकिस्तान से इंडिया जब क्रॉस किया, हाउ वाज दैट प्रोसेस? पूरे ट्रिप का सबसे बेस्ट पॉइंट जो कहते हैं ना कि अभी भी मेरे गूज़बम्स होने हैं वो याद करके, जब वो आपके लिए यहाँ से पाकिस्तान का गेट खुलता है, वहाँ से इंडिया का गेट खुलता है और आप गाड़ी लेके उधर से जा रहे हो, जो बहुत कम लोगों को ऑप्शन मिलती है कि गाड़ी से जाना। पैदल भी बहुत कम लोग जाते हैं, पर गाड़ी से तो इक्का दुक्का लोग जाते हैं। और ये ना मतलब आप लाइक आपको ऐसा लगेगा कि मतलब ये जब मैं छोटा था ना, आई यूज़ टू गो टू वाघा बॉर्डर परेड जो होती है ना, बिकॉज मेरा जो होम टाउन है वो जलंधर है, तो अमृतसर पास में ही, मतलब वही 1 घंटा लगा लो ड्राइव का आप। तो मेरे को इतना शुरू से इतना शौक था ना, मतलब कि मेरे को जाना ही जाना जी वाघा, मतलब अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल हम मत्था टेकने जाते हैं, मेरे चलो वो तो एक रिलीजियस हम रिस्पेक्ट से जाते हैं, उसके अलावा मेरे को कुलचे खाने का इतना शौक, इतनी वो नहीं होती थी, फूड खाने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितनी मेरे को इतनी वाघा बॉर्डर लेके चलूँगा। और उस टाइम में ना मैं कई बार सोचता भी था, यार ऐसे भी कभी पॉसिबल होगा कि हम गाड़ियाँ लेके इधर उधर जाएंगे। बट उसका चलो एग्जैक्टली जैसे मैं सोचता था कि इंडिया वाले पाकिस्तान में घुस गए, पाकिस्तान वाले इंडिया में आ रहे हैं, गाड़ियाँ जैसे ये कनाडा US में होता है, वैसे तो नहीं, लेकिन उसके समहाउ क्लोज तो पाजी ने कर दिया। ठीक है पाजी, वो फीलिंग आप, मैं सच्ची बोलूँ, वो बताई नहीं जा सकती कि भाई एक ऐसा आता है कि यार मैंने कर दिया। मतलब वो फीलिंग की ना, देयर इज़ नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि आप जब उस लोकेशन से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, विद ड्यू रिस्पेक्ट इंडिया, के आप पाकिस्तान के एक सड़क पे खड़े हो और सामने आपको इंडियन फ्लैग नज़र आ रहा है, मतलब आप पाकिस्तानी फ्लैग के नीचे खड़े हो और सामने आपको इंडियन फ्लैग भी नज़र आ रहा है, तो दोनों कंट्री के लिए रिस्पेक्ट है। और वो जो सिर्फ 1 मिनट की जो जर्नी है ना, वो मेरे पूरे 40 दिन से जर्नी के सबसे बेस्ट जर्नी वो 1 मिनट की थी, जो वो मैंने क्रॉस करा, जो आपको वाघा बॉर्डर क्रॉस करा, गेट क्रॉस करा। और एक बहुत अच्छी चीज़ उस टाइम होगी, मैं नवंबर में वहाँ पर था, 26 जनवरी को आपको पता है रिपब्लिक डे परेड, तो वहाँ पे CRPF वाले प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, परेड प्रैक्टिस हो रही थी काफ़ी जी, मार्च प्रैक्टिस कहते हैं ना, जो मैंने ब्लॉग में देखा था, जो आपकी गाड़ियों के साथ फोटो खिंचा रहे थे। तो वो उनके पास इंडियन फ्लैग्स थे, तो जैसे ही मैं एंटर करा उन्होंने इंडियन फ्लैग्स लहराने शुरू कर दिए, तो वो एक प्राउड मोमेंट जो कहते हैं वो आ जाता है आपको, तो बढ़िया वो, मतलब यू कैन इमेजिन दैट। अब उसके बाद इंडियन जो कस्टम अथॉरिटीज थी उनके साथ क्या? कुछ भी नहीं, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको पता है कि ऐसे कारनेट पे चीज़ आ जाती है, 1-1.5 घंटा जरूर लगता है, वहाँ पे चेकिंग होती है, वो एरिया इतना बड़ा है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, आपके आगे एक साइकिल पे बंदा जाता है, वो आपको ले जाता है, दूसरे ऑफिस ले गया, तीसरे ऑफिस ले गया, लास्ट वाली जगह पे आपसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ें करके स्टैंप लगती है, वो आपसे पूछते हैं आपको डॉलर्स खरीदना है तो यहीं से खरीद लो, आई मीन डॉलर से इंडियन रुपीज़ चेंज कराना तो खरीद लो, तो जो कि मैंने पाकिस्तान में कर लिया था, इंडिया में नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को पाकिस्तान में रेट अच्छा मिल रहा था। तो वो लेके बस आपके सामने फिर डोर खोला, यहाँ से आप बाहर निकल जाओ, वहाँ पर सामने मेरी फैमिली खड़ी हुई थी मेरे को रिसीव करने के लिए। तो चलो ये तो था मतलब आपका इमिग्रेशन का लास्ट पार्ट आई थिंक, ठीक है जी। इसमें मैं एक चीज़ पूछूंगा, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड टू इंडिया, हाँ जी, किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने, किसी भी कंट्री की इमिग्रेशन ऑफिसर ने ऐसे पूछा, यार ऐसे भी होता है कि बंदे गाड़ी लेके कनाडा से इंडिया में जाते हैं, मतलब ऐसा कोई हैरान हुआ? मतलब हैरान होने वाले बहुत थे, क्योंकि आप अगर मेरी गाड़ी आपने देखी है तो उसके ऊपर पूरा मैप ही बनाया हुआ है, तो वो पहले तो गाड़ी देख के हैरान हो जाते थे कि गाड़ी कौन सी है, क्योंकि ये कार सिर्फ US एंड कनाडा में ही है। उसके बाद सब चीज़ें लिखी हुई हैं और मैप बने हुए हैं, तो वो देख के हैरान होते थे ये चीज़ क्या है। फिर वो आके पूछते थे, फिर कहते थे आर यू ओके, व्हाई यू आर डूइंग दैट। सो द थिंग इज, मैंने अकेले नहीं करा, बहुत लोग करते हैं, और वाइट स्किन जो हैं, मतलब वो तो उनका तो होता ही है, कैंपर वैन में 6-7 महीने लगाते हैं, वो अच्छे से अपना लाइफ जीते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल डूइंग इट। मैंने कोई कह लो कि कुछ अलग नहीं कर दिया, बट हाँ मैं भी अपनी कम्युनिटी में, मैं ये नहीं कहता मैं पहला हूँगा, मेरे से पहले भी करे होंगे किसी ने, शायद किसी ने रिकॉर्ड नहीं करा होगा, बट द थिंग इज़, हाँ मैं आई ट्राइड
कि भाई मैंने करा है और अब लोगों के लिए भी रास्ता। तो ऐसे इंडिया वालों ने भी मतलब ऐसे इंडिया के जो कस्टम ऑफिसर थे वो भी हैरान थे, क्योंकि यार देखो पता क्या है, पगड़ी के साथ सरदार बंदे को कभी ऐसे शायद किसी ने नहीं देखा होगा, ठीक है ना। वाइट स्किन जैसे आपको बोला वो जाते रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन है, बट एक पंजाबी आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो उनके लिए हैरानी की बात है, सरदार जी की करते हुए वो जैसे समझ लो कि जैसे जो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में जैसे दलजीत दोसांझ ने झंडे गाड़े हुए ना वैसे ट्रैवलिंग में भाजी ने गाड़ दिया, ठीक है। मतलब लिटरली मतलब ऐसी इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। देखने में सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा बड़ा ईजी है गाड़ी चला के चले जाना है, बट इट्स नॉट ईजी। मतलब बड़ी तरह की आपके माइंड में बड़ी चीज़ें चलती हैं कि यार क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। पैसा बहुत चाहिए, फिर उसके बाद यू हैव टू, आप उतना टाइम आप काम नहीं कर रहे, यू हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो मतलब इट्स तो चलो सर, आप इंडिया में फिर आप एंटर करके कौन सी डेट को? मैं 9 नवंबर को इंडिया एंटर कर गया था, 9 नवंबर 2023। तो चलो उसके बाद तो आई नो सबको पता है आपने इंडिया पूरे चिल मारी है, ठीक है। ब्रोंको के साथ आपने बहुत सारी इंटरव्यू भी दी, बहुत सारे लोग हैरान भी हुए इस गाड़ी को देख के, बिकॉज इट्स ये जैसे भाजी ने बताया कि इट्स ओनली अवेलेबल दिस ये जो फोर्ड ब्रोंको है इट्स ओनली अवेलेबल इन यूएस एंड कनाडा। और इस गाड़ी के बारे में मैं जितनी थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है कि फोर्ड ब्रोंको इज़ एक्चुअली अ वेरी मतलब पुरानी गाड़ी है फोर्ड की, लेकिन बीच में इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी थी, एंड इन 2021 दे इंट्रोड्यूस्ड इट, लॉन्च्ड इट विद अ न्यू फेस लिफ्ट, और ये सब इन्होंने किया और इतना क्रेज़ था ना। एंड जीप रैंगलर जो है, जो रूबिकॉन जिसको बोलते हैं जीप रैंगलर, उसकी इकलौती जो बोलूँगा एक सीधी टक्कर देने वाली उसको गाड़ी, वो ये है फोर्ड ब्रोंको। तो और मतलब क्लेम तो बहुत सारी कंपनी करती हैं कि हमारी भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, ये भी ऑफ रोडिंग गाड़ी है, बट जीप रैंगलर का जो डायरेक्ट जो कंपटीशन है दैट इज़ दिस फोर्ड ब्रोंको जी। अब पाजी चलो आपका ट्रिप हो गया डन, आप फिर फ्लाइट लेके आगे कनाडा वापस, गाड़ी आपकी रहेगी इंडिया। आई एम श्योर पाजी मतलब जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलता है ना, वैसे पाजी इसको मिस कर रहे थे, बिकॉज मेरी बीच बीच में पाजी से बात होती थी एंड पाजी बहुत मिस करते थे अपनी गाड़ी को। अब इसका वापसी का प्रोसेस कैसे शुरू हुआ? वापसी का प्रोसेस से पहले मैं बताता हूँ, जो आपने लॉन्ग डिस्टेंस जहाँ पे मैंने इंडिया में गाड़ी पार्क करवाई थी ना, इसके ऊपर ही मैंने आगे और ऊपर 2 कैमरे लगवाए थे वहाँ पे वाईफाई लगवा के, और मैं सीसीटीवी कैमरा और मैं रोज इसको देखता होता था और हफ्ते में 1 या 2 बार वहाँ फ़ोन करके बोलता था इसके ऊपर से कपड़ा हटाओ, इसको धो और फिर कपड़ा वापस डाल दो। नहीं वो दैट ये जो यहाँ पे सीसीटीवी वाली बात की ना, तो ये तो मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास भी एक इंडिया में एक गाड़ी है, एंड मैं नाम नहीं अभी बताऊँगा कौन सी गाड़ी है, बिकॉज जब मैं एक ट्रिप प्लान करूँगा तब बताऊँगा। एंड वो भी मेरे दिल के इतने करीब है ना, और आप आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों की वो फेवरेट गाड़ी है, और मैं भी बाजी ये सेम चीज़ करता हूँ। हालांकि मेरी गाड़ी पे तरपाल डली हुई है, मैं फिर भी कैमरा लगा के देखता हूँ कि ठीक ठाक खड़ी है ना। तो ठीक है सर, अब एक्चुअली मेरा प्लान था सर अभी और आगे घूमने का। मेरा एक्चुअली मैं आपको सच्ची बताऊँ, माई ड्रीम ट्रिप वॉज कनाडा टू इंडिया। ये मेरा ड्रीम ट्रिप था, ये मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब वहाँ पर इतनी रिकग्निशन मिलनी शुरू हुई, सब चीज़ें हुई, तो दिल करा चलो और घूमते हैं। तो मैंने सोचा चलो अभी कनाडा वापस आते हैं, 6 महीने तक गाड़ी वहीं पे रहते हैं, 6 महीने अपना काम कुम देख के फिर वापस जाएंगे एंड एक ट्रिप करेंगे। ओके, मतलब इंडिया के अंदर ही? हाँ, इंडिया, ऑल ओवर इंडिया का एक ट्रिप लगाऊंगा, ठीक है ना। बट आपको पता है कनाडा के हालात क्या हो गए 6-8 महीनों के अंदर, तो मैंने सोचा अभी करते हैं कैंसिल इसको, गाड़ी को लेके आते हैं वापस। कुछ मेरे को विंडशील्ड वगैरह के भी इश्यूज आ रहे थे इंडिया के अंदर, तो फिर गाड़ी मैंने वापस मंगाई है। तो मैंने प्लान सोचा कि चलो गाड़ी को वापस ही ले आते हैं। तो इंडिया में मैंने पूछना शुरू कर दिया कि व्हाट आर द प्रोसीजर टू ब्रिंग इट बैक। इसी बिटवीन मेरे को आर्यन राहुल यदुवंशी जी हैं जो अपनी विलार लेके गए थे, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ। उन्होंने मेरे को पूछा कि आपका क्या सीन है, तो मैं कहा मैं तो वापस बुला रहा हूँ, मंगा रहा हूँ गाड़ी अपनी। मैं बोला इकट्ठे एक ही कंटेनर कर लेते, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। मैं कहा मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा वहाँ से रब्ता शुरू हो गया, ठीक है। हम दोनों ढूंढने में लग गए, तो वो एक बंदा हमें मिल गया, उसके थ्रू हमने गाड़ी मंगाई है। एंड कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी, कुछ बिल बता के उन्होंने बहुत बड़ा बिल बना दिया था। मैं 1 मिनट यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूंगा।
आपने इस बार कंटेनर क्यों किया, रोरो क्यों नहीं किया? क्योंकि रोरो छोटी डेस्टिनेशंस के लिए होता है, बड़ी डेस्टिनेशंस के लिए। अच्छा, मतलब इंडिया से यहाँ कनाडा बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, तो इसलिए कंटेनर किया। ठीक है, तो आप दोनों कितने फीट कंटेनर में दोनों गाड़ियाँ? 40 फीट में दोनों 40 फीट में दोनों गाड़ियाँ। जी जी। विद मतलब जो डायमेंशन, जो चौड़ाई होती है वो भी चौड़ाई तो उनकी तो विलार है, उससे थोड़ी कम पतली है, मतलब तो मेरी गाड़ी अगर आ रही तो उनकी भी आ सकती है, वो पर बैक टू बैक आ जाती है। तो पहले आगे मेरी गाड़ी थी, पीछे विलार। आपकी गाड़ी थी दिल्ली में? हाँ, तो दिल्ली से ही कंटेनर के अंदर चल जाती है। ड्राई पोर्ट है दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली से ड्राई पोर्ट से फिर वहाँ से कंटेनर में बॉम्बे जाती है। ओके। और वो 7 दिन का टाइम है, मतलब ट्रक के थ्रू जाती है। 7 डेज उसमें लगते हैं। फिर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होती है, 5, 7, 10 दिन वहाँ पर लगते हैं। फिर शिपिंग जो होती है वो तकरीबन 40-45 डेज लगते हैं। ओके। जो शिप का मतलब जो ट्रांजिट टाइम है 40 to 45 डेज है। ठीक है, तो तकरीबन 2 महीने लगा लो। और ये बॉम्बे से चली? बॉम्बे से टू वेयर? यहाँ पे कनाडा तक, मतलब मॉन्ट्रियल। ओके। इस बार पाजी की गाड़ी मॉन्ट्रियल पोर्ट पे। अब हम हैलिफैक्स भी मंगा सकते थे। $100 का ही फर्क था, सिर्फ, ज्यादा नहीं फर्क था, कम थे हैलिफैक्स में $100। ओके। पर हमें यहाँ से हैलिफैक्स जाने में भी पैसे लगे जाने थे। आपने देखा ही है कि हम दोनों जब गए थे तो अब आ गया कि बॉम्बे से शिप हो गई जी। खर्चा कितना आया सर? कंटेनर जो शिपिंग कंपनी ने हमसे चार्ज करा था, हम दोनों का 50-50% आना था। तो दैट वाज अराउंड 6,500 कनेडियन, कनेडियन डॉलर्स हमें पड़े। यहाँ 6,000 तकरीबन $7,000 मेरे को, $7,000 उनको पड़े कनेडियन। तकरीबन $14,000 कनेडियन। $14,000 इंडिया से यहाँ पे कंटेनर की जो फीस थी। ओके। बट ये तो हमें पता थी ना, ये तो हमें पता थी। ठीक है। इसके बाद प्रॉब्लम आई जो नहीं पता थी। एक मिनट, ये मतलब ये जो प्राइस है, दिस प्राइस इज फ्रॉम दिल्ली टू मॉन्ट्रियल, मतलब इसके अंदर बॉम्बे तक का सब चीजों का सब इंक्लूडेड है। ओके, ठीक है। दिस इज ऑल इंक्लूडेड। सो 7,000 कनेडियन आपको पड़े, 7,000। सो टोटल कंटेनर कॉस्ट $14,000। सो एक्चुअली क्या हुआ कि 7,000, 6,000, 6,500 तकरीबन हमें जैसे लगे हैं। ठीक है। बिल हमें ये बताया गया था, पर जब गाड़ी शिप होगी, सब कुछ होगी, जब हमें बिल ऑफ लेडिंग मिलना था, तब जब उनका बिल आया हमें, दैट वाज डबल, $14,000 आ गया हमें। तो मतलब टोटल $28,000। हाँ, पर उन्होंने बोला कि फिर हम उनसे लड़े, ये थोड़ी ना बताया था, वो कहते ये हो गया। फिर बड़ा लड़ने के बाद 7,000 पे हम हो गए। एक्चुअल में 6,000 था, पर फिर 7,000 पड़ा हमें 1,000 ही एक्स्ट्रा देना पड़ा, जो कि वो 6 के 6 12 मांग रहे थे हमसे। ठीक है ना? ओके। सो ये मतलब शिपिंग कंपनी वाले थे या ब्रोकर? ये शिपिंग कंपनी। ओके, ठीक है ना? तो मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि बार्गेनिंग हो गई। बार्गेनिंग उन्होंने फालतू के ही खर्चे लगा दिए थे, बट क्योंकि थोड़ी बहुत जान पहचान थी, थोड़ा बहुत हमने उनको रोब डाल करा, तो वो एक्चुअल में मान गए हमसे। ठीक है ना? चलो। अब शिप हमने जैसे 45 डेज लगे उसको कनाडा में। हाँ, 45 डेज तो शिपिंग टाइम था। थोड़े दिन पहला बॉम्बे जाती है, 7 डेज उसके लगते हैं। 10-12 दिन तो वहाँ पे खड़ी रहती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सो टोटल 60 डेज का टाइम था। ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ से जब शिप करी थी, हमने शिपिंग एजेंट को भी बोला था क्लियर करा के हमें हाथ में चाबी दे देना। हमने इनको भी बोला हुआ था, बट वो चीज़ हुई नहीं। ओके। तो जब गाड़ी यहाँ पे पोर्ट पे आ गई, और यहाँ की जो CBS से होती है। अच्छा, इंडिया से कौन से दिन ये चल पड़ी और यहाँ पे कौन से? वो मेरे को याद नहीं है, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। ये पता है कि यहाँ पे कब पहुंची? यहाँ पर सर 2nd जुलाई को यहाँ पे पहुंची। 2 जुलाई को। ओके। 2 जुलाई को यहाँ पर पहुंची। इंडिया से एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, अभी मैं डॉक्यूमेंट देखूंगा तो पता भी चल जाएगा वैसे तो। पर 2 जुलाई को यहाँ पर पहुंची है। 1 जुलाई को हमें ईमेल आ गई थी कि आपकी गाड़ी कल पहुंच रही है, एंड यू हैव टिल 5 जुलाई आपके पास टाइम है इसको पिक करने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आपको लगेगा कि फिर से आके गाड़ी में बैठ गए, लेकिन पाजी तो नहीं बैठना चाहते थे, लेकिन बारिश ने जबरदस्ती हमें अंदर बैठा दिया है। थोड़ी सी बारिश तो मतलब पहले भी थी, और लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा तेज हो गई। तो चलो पाजी वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम कि कहाँ पे थे हम 2 जुलाई को सर मेरे को आ गई थी, तो उन्होंने 6 जुलाई तक का हमें टाइम दिया था। ओके। तो हम 5 जुलाई को मैं पिक करने आना चाहता था यहाँ पे, बट हमें पता चला CBS से आई हुई थी, जो मतलब जो शिपिंग कंपनी थी, उसने बोला कि CBS ने इस गाड़ी के ऊपर होल्ड डाल दिया। सो दे वांट टू चेक, ये चेकिंग वगैरह करना चाहते हैं। ठीक है। और चेकिंग के लिए जो हमें डेट मिली वो 5 दिन बाद की मिली, तो हमें वहां पे चार्जेस पड़ने शुरू हो गए। तो वो हमारी गलती थोड़ी ना, बट फिर भी हमसे चार्जेस लिए गए। 5 दिन बाद जब उन्होंने कंटेनर खोला है CBS से वालों ने, सो जो पीछे गाड़ी खड़ी थी वो थी आर्यन पाजी की।
तो जैसे ही उन्होंने कंटेनर खोला और आर्यन भाजी की गाड़ी देखी, उसके टायर्स वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लगी हुई थी और वो अंदर तक मेरी गाड़ी तक पहुंच नहीं सकते थे मेरे को। तो उन्होंने बोला कि इसको डीकंटामिनेशन होगी क्योंकि फॉरेन सॉइल आया हुआ है यहाँ पर, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और बोला था कि इसको वॉश कराएंगे CBSA के, उसके अंदर वॉशिंग होगी। तो हमने सोचा चलो वॉश क्या, हम यहाँ पर वॉश कराते हैं तो $100 $200 लग जाएंगे। पर पाजी जब वो उन्होंने खर्चा बताया ना, मैं कहता हूँ हमारे पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने बोला $200 पर आवर फॉर वॉशिंग पर आवर। हमने सोचा चलो 1 घंटे में वॉश हो जाएगी, 2 घंटे में वॉश हो जाएगी। दे टुक 16 hours टू वॉश माई कार। So 16 hours to wash one car? One car. Oh my God. मतलब ऐसा क्या कर रहे थे, मतलब कि क्या गाड़ी पूरी खोल के दोबारा बनानी स्टार्ट कर दी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आई डोंट नो, वो मतलब यार अब CBSA से पूछो कि इतनी गाड़ियां यहाँ पे चोरी होती हैं जो तुम चेकिंग नहीं करते हो। अगर आप मतलब इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इफ यू डोंट नो व्हाट इज CBSA इज अ कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी। तो मतलब कि जैसे इमिग्रेशन, हर कंट्री के जैसे इमिग्रेशन वाले होते हैं, तो CBSA इज कनाडा के इमिग्रेशन वाले बंदे हैं ये। सो CBSA से पूछो यार, इतनी गाड़ियां चोरी हो रही हैं और दिख रहा है न्यूज में आते हैं कि वो अफ्रीका में कहीं पे बिक रही है विद कनेडियन नंबर प्लेट। अब तो यार कनेडियन गाड़ी वापस आ रही, छोड़ दो इसको भाई। उन्होंने वॉशिंग के लिए भी 4-5 दिन एक्स्ट्रा लिए, फिर वॉशिंग हुई, 16 घंटे मेरी गाड़ी को लगे, 17-18 घंटे राहुल भाजी की गाड़ी को लगे। फिर उन्होंने फिर रिलीज, मतलब 1 दिन आया कि उन्होंने फिर अब मेरे को गाड़ी रिलीज करके दी। अब जो हमें यहाँ पर CBSA की जो बिल बना था टोटल वॉशिंग का, क्लियरिंग का, सब कुछ, जो कि हमें पता ही नहीं था इतना बन जाएगा, दैट वाज अराउंड $10,000। 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। जी सर, कैनेडियन डॉलर्स। इन्होंने सिर्फ मतलब उसमें क्या किया, इन्होंने सिर्फ गाड़ी की वॉशिंग करवाई। गाड़ी वॉशिंग हुई है, एक्स्ट्रा डेज गाड़ी खड़ी हुई है, बैटरी इन्होंने डालने के $250 सिर्फ बैटरी डालने के ले लिए, एंड एक्स्ट्रा डैमरेज पड़ा है। और फिर कहते कि क्योंकि उस कंटेनर में भी मिट्टी चली गई तो हम कंटेनर भी धोएंगे, उसके भी पैसे इन्होंने चार्ज कर दिए। सो दुनिया जहान की, जहां पर वो क्या सोच सकते थे ना इनसे पैसे निकलवा लो कि इनकी गाड़ी तो फंसी हुई है, तो उन्होंने निकलवाने की कोशिश करी है। तो ये मेरे लिए लाइक वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि भाई ये अपने सिटीजन्स के साथ ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई कुछ देने के लिए राजी नहीं है। हम पहले ही इसको वॉश करवा के अच्छे से उस तरीके से लेके आते, कोई कहीं पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्होंने ऐसी की तैसी कर दी हम लोगों की। तो ये तो मतलब दिस इज क्वाइट शॉकिंग बिकॉज मतलब चलो ठीक है, एक जो कंट्री के एक नॉर्म्स होते हैं, एक लॉज होते हैं कि ठीक है चलो गाड़ी को मिट्टी लगी हुई है वो हमने साफ करनी है, दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं करते। बट एक तो $200 पर आवर, ठीक है, चलो वो भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पता नहीं कौन से बड़े कंपनी ट्रेंड कोई बंदे इन्होंने रखे होंगे जो गाड़ी साफ करते होंगे, कोई एक अलग सी टेक्निक लगा के। लेकिन 16 घंटे जस्ट टू वॉश वन कार, दैट इज क्वाइट स्ट्रेंज। मतलब इट इज एक्चुअली ए क्वेश्चनेबल थिंग, ठीक है। तो मतलब इसमें अगर पाजी मैं मतलब वैसे ही आपसे, आई डोंट नो इफ इट्स योर प्लान और नो, वैसे आपसे पूछूं कि पाजी आपका कोई ऐसा प्लान है कि यू वांट टू रीच एनी ऑफ देयर हायर अथॉरिटीज एंड आस्क अ क्लैरिफिकेशन की मतलब इज दिस अ जस्टिफाइड थिंग कि जो भी उन्होंने मतलब आपकी, और ये नहीं है कि इनकी अकेले की गाड़ी के साथ किया होगा, आर्यन भाई की गाड़ी के साथ किया है और पता नहीं कितनी गाड़ी के साथ करते होंगे। और मतलब इसमें ये भी इनकी एक कह लो कि इन्होंने ये बनाया गया कि हम हमारे बंदे ही गाड़ी वॉश करेंगे, ये हमारा रेट सेट है। और अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो उसमें हमने एक थोड़ी सी एक और मतलब हंसी वाली बात ये भी आई थी कि $104 चार्ज किए थे फ्यूल, बिकॉज जब शिपिंग फ्यूल कितना था जब शिपिंग से जब गाड़ी आती है तो फ्यूल उसमें से ड्रेन किया होता है। तो इन्होंने गाड़ी में फ्यूल डाला एंड दे चार्ज $104। और जब पाजी ने गाड़ी स्टार्ट की थी तो गाड़ी रेंज बता रही थी 15 किलोमीटर की। तो मतलब दीज आर सम थिंग्स की जिसपे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है। कल को आज पाजी के साथ हुआ है, कल को मैं प्लान करूंगा, आप प्लान करोगे, किसी के साथ भी हो सकता है। तो पाजी आप कुछ मतलब ऐसा सोच रहे हो कि यू वांट टू रीच देयर हायर अथॉरिटीज और
भाई हायर अथॉरिटीज, मैं आपको एक बात बताऊं, कनेडियन कल्चर इतने साल रह गए, आपको भी पता है, एस की टोपी उसके सर है, वो बोले कि मैंने नहीं करा, हम बात करते हैं तो उसमें मेरा टाइम एंड मनी वेस्ट हो रहा है, तो अब तो हो गया खर्चा, अब ठीक है, अब हायर अथॉरिटीज तक पहुंचने का कोई फायदा नहीं है मेरे को, जितना मेरे को लगता है। खैर आर्यन से मेरी बात हो रही है, आर्यन पाजी से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि वो ट्राई करेंगे बात करने के लिए, बट गॉड नोज, अब आई डोंट नो, अब गाड़ी आ गई, आई एम हैप्पी, गाड़ी के अंदर बैठे हैं हम, गाड़ी चला रहा हूँ, आई एम हैप्पी विद दिस नाउ। ठीक है सर। तो फाइनली फिर मतलब जैसे अपना हमने जैसे हमारा मेन मोटिव था पाजी से गाड़ी के बारे में, शिपिंग के बारे में पूछना, चलो हमने थोड़ी सी बातें और भी पाजी से पूछ ली हैं, तो अब हम पाजी को करेंगे थोड़ा फ्री, ठीक है। बहुत हमने काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें पाजी ने बताई हैं हमें, ठीक है। और जो ये CBSA वाली जो बात भी बताई है, मेरे को तो मतलब काफ़ी शॉकिंग लगी ये चीज़, और मेरे को तो मतलब अगर मोटा अगर मैं वैसे सोचूं कि मतलब हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि हम इंडिया को तो बड़ी जल्दी ब्लेम कर देते हैं कि वहाँ पे ये हो गया, मतलब इसने ये गलत हो गया हमारे साथ, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे इतने पैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में भी ऐसी चीजें हो रही हैं, और ज्यादा ही हो रही हैं मतलब। हाँ, और ये लोग मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है ना विद कनाडा, वो ये है कि मतलब यहाँ इंडिया में थोड़ी सी चीज, अगर मैं डिनाई नहीं करता, होती है इंडिया में भी चीजें, लेकिन इंडिया में हो जाती थोड़ी डायरेक्ट वे में, ठीक है, कि चलो काम करवाना है तो चलो भाई निकालो इतने। द थिंग्स इन कैनेडा आर डन इन अ डिफरेंट वे, जो जिसको ये लीगलाइज बना देते हैं, और लेकिन उसके पीछे का मोटिव वही होता है जो इंडिया में होता है, ठीक है। तो ये मेरी सोच है। मतलब ठीक है, अगर आपके पास इसके बारे में कुछ ज़्यादा बढ़िया नॉलेज है तो यू कैन लेट मी नो, या मतलब जैसे पाजी को भी लग रहा है कि पाजी से बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने मतलब चार्ज किए, गलत चार्ज कर लिए, तो अगर आपके पास नॉलेज है इसके बारे में कि क्यों हुआ ऐसा, तो हमें ज़रूर बताओ ताकि हमारी थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो सके। तो इसी के साथ हम अपना व्लॉग आज का फिनिश करते हैं, ठीक है। आई नो काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया होगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशनल व्लॉग था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने पाजी से ली है, स्पेशली विद रिगार्डिंग टू इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग अ व्हीकल। जो आपका पर्सनल व्हीकल होता है उसको दूसरी कंट्री एक्सपोर्ट करना और उसके बाद वहाँ से वापस मंगवाना। तो थैंक यू पाजी, आपका बहुत बहुत, आपने इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमें दी है। नहीं सर, होपफुली किसी के काम आ सके। तो मैं तो कहूँगा अगर मॉन्ट्रियल गाड़ी मंगा रहे हो तो प्लीज़ रिसर्च करो। आई एम नॉट श्योर कि मॉन्ट्रियल में भी ये प्रॉब्लम और हैलिफैक्स में भी हो सकती है, बट हाँ रिसर्च पूरी करो। इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, अगली बार इन चीज़ों का ध्यान रखो कि किससे पहले बात करके रखनी है। तो चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग फिनिश करते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट, आगे के ब्लॉग्स भी देखते रहना, बिकॉज इसके बाद वाला जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे नए लोगों के साथ आपको मिलने को मिलेगा। तो चलो, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स सर्कल के साथ, क्योंकि अगर उनमें से कोई प्लान कर रहा हो ऐसा जाना तो उसके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेशनल वीडियो रहेगी ये। ओके जी, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी से। पाजी के व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक सपोर्ट जरूर करें। पाजी बड़ी अच्छी अभी एक छोटी सी बढ़िया सा ट्रिप करके आए हैं, उन्होंने मेरे को बताया, तो उसके व्लॉग भी आएंगे, वो भी जरूर चेक करना। तो चलो गाइस, पाजी का बहुत बहुत थैंक यू, एंड सी यू इन अनदर व्लॉग, और तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फॉर टुडे।